अब देखिए, टाटा मोटर्स ने हमें ये तो बता दिया कि टाटा कर्व की टॉप स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की है और ये 14,000 किलो के 3 ट्रक्स को खींच सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 48,000 किलोग्राम के एक बड़े जेट लाइनर को भी ये खींच सकती है। लेकिन हमेशा की तरह बड़े सवालों के जवाब हम ही आपको देने वाले हैं कि ये कितना देती है, 0 to 100 करने में इसको कितना समय लगता है, और इसके अलावा कर्व के कुछ जरूरी पॉजिटिव और नेगेटिव्स भी आपको बताने हैं। तो मेक श्योर कि ये वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा और बने रहिएगा मेरे यानी कि लकी के साथ। वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। तो देखिए, जब टाटा कर्व हमारे पास रोड टेस्ट के लिए आई तो सबसे पहले हम इसको लेके गए पेट्रोल पंप। वहां पे कराया हमने इसके फ्यूल टैंक को फुल, ट्रिप मीटर को किया रीसेट और निकल पड़े हमारा माइलेज टेस्ट करने के लिए सबसे पहले सिटी लूप में हमारे माइलेज फिगर्स की खोज में। एंड सरप्राइज हमने टाटा कर्व पेट्रोल का माइलेज टेस्ट भी किया हुआ है, तो इस वीडियो में आपको दोनों के ही माइलेज फिगर्स पता चल जाएंगे। एनीवे, कमिंग बैक टू द माइलेज टेस्ट, तो सिटी लूप के दौरान हमने कुछ जरूरी चीजें नोटिस की, जैसे कि फर्स्ट, सिटी में इसकी राइड क्वालिटी टिपिकल टाटास की तरह सॉलिड है, थोड़ी सी स्टिफर साइड पे है लेकिन अच्छे से कुशन्ड है। टूटी फूटी सड़कें हो गई, पॉट हॉल्स हो गए, स्पीड ब्रेकर्स हो गए, उनको ये काफी अच्छे से मैनेज करती है। सस्पेंशन की कोई थर्ड साउंड कैबिन के अंदर नहीं आती है। सेकंड, 118 हॉर्स पावर एंड 260 न्यूटन मीटर टॉर्क डेवलप करने वाला ये टर्बो डीजल इंजन इसको काफी अच्छी लो एंड से मिड रेंज परफॉर्मेंस देता है। लेकिन जो इसका ये 7 स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ना, ये सिटी के ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड फील होता है। एज अ रिजल्ट आपके जो गियर चेंजेस है ना, वो कभी कभी जर्की हो जाते हैं। थर्ड, कमिंग टू द GDI टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 125 हॉर्स पावर एंड 225 न्यूटन मीटर टॉर्क डेवलप करता है, इसकी भी लो एंड से मिड रेंज की परफॉर्मेंस डिसेंट है। फोर्थ, देखिए, जो टेस्ट में हमारे पास GDI टर्बो पेट्रोल कर्व थी वो मैनुअल थी, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और इस गियर बॉक्स के साथ कुछ चीजें हमने नोट की, जैसे कि जो गियर चेंजेस हैं वो नॉची थे और जो क्लच है वो लाइट तो था लेकिन काफी ज्यादा डीप था। अगर आपने इंजन को इसकी प्रॉपर रेव रेंज में नहीं रखा तो ये बड़ी जल्दी स्टॉल हो जाता है। फिफ्थ, इसका स्टीयरिंग सिटी के हिसाब से काफी डिसेंट है, मतलब लाइट तो है लेकिन मूव करते हुए हल्का सा आपको वेट इस पे फील होता है स्लो स्पीड्स पे भी। हाउएवर, डोंट गेट मी रॉन्ग, इसको सिटी में मैन्यूवर करते टाइम, टाइट स्पेसेस में नेविगेट करते टाइम, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ड्राइव करते टाइम आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज ईजी टू मैन्यूवर। और लीजिए, ये सब ऑब्जर्वेशन करते करते कब हमारा सिटी लूप खत्म हो गया हमें पता ही नहीं चला, तो हम दोबारा से गए पेट्रोल पंप पे और इनके फ्यूल टैंक्स को करवाया फुल। तो माइलेज टेस्ट के रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार है। तो GDI टर्बो पेट्रोल प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन के कॉम्बिनेशन ने हमें सिटी में माइलेज दी 8.40 किलोमीटर पर लीटर की, और वहीं सेम रूट और सेम कंडीशंस में टर्बो डीजल 7 स्पीड DCA ट्रांसमिशन के कॉम्बिनेशन ने हमें 11.15 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल इकोनॉमी दी। अब क्योंकि फ्यूल टैंक फुल था तो हमने दोबारा से इसके ट्रिप मीटर को रीसेट किया और निकल पड़े अपना हाईवे लूप करने के लिए। और हाईवे लूप पे जब हमने कर्व्स को हाई स्पीड्स पे ड्राइव किया तो हमने कुछ और ऑब्जर्वेशंस की, जैसे कि फर्स्ट, हाईवे पे इसकी राइड काफी प्लांटेड और कंफर्टेबल है, किसी तरह के बाउंसेस आपको फील नहीं होते। एज अ रिजल्ट, अगर आपका हाईवे पे लॉन्ग रन रहता है ना, अगर आप ज्यादा लॉन्ग रूट्स को कवर करते हो तो ये आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। और साथ में जो इसका NVH है वो भी काफ़ी अच्छा था, हाई स्पीड्स पे भी ज़्यादा टायर नॉइजेस और एयर नॉइज भी इतनी कैबिन के अंदर नहीं आती। एक्चुअली ओवरऑल कर्व का NVH आपको अच्छा लगेगा। सेकंड, हाईवे पे स्टीयरिंग आपको काफ़ी अच्छा वेट देता है, जिससे आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। और तीसरा, चाहे पेट्रोल कर्व हो या फिर डीजल, आपको दोनों की ही परफॉर्मेंस हाईवे पे अच्छी लगेगी। ओवरटेकिंग मैन्यूवर्स अगर आप करने जाओगे तो वहाँ पे भी आप किसी तरह से डिसअपॉइंट नहीं होगे। नेक्स्ट पॉइंट, हाईवे पे ड्राइव करते हुए हमने ये भी नोटिस किया कि मैनुअल ट्रांसमिशन में जब आप 6th गियर पे होते हो तो 2200 RPM के आसपास 100 kph की स्पीड पे इंजन ड्राइव कर रहा होता है, और डीजल प्लस DCT ट्रांसमिशन के कॉम्बिनेशन में अराउंड 2000 RPM के आसपास 100 kph पे इंजन ड्राइव कर रहा था, जिसका रिजल्ट डेफिनेटली हमें फ्यूल एफिशिएंसी में दिखने वाला है। लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी की बात करने से पहले इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट के दौरान टाटा कर्व डीजल ने 0 to 100 तक की स्प्रिंट 12.12 सेकंड्स में लगाई, और वहीं कर्व GDI पेट्रोल को 12 सेकंड से कम का टाइम लगा। और बाकी फिगर्स भी आप नोट कर सकते हैं। और लेट्स से अगर आपको अपनी कर्व के साथ थोड़ा सा फन करना है या मजे करने का आपका मूड है तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी अच्छा फीडबैक आपको देता है और वो काफ़ी शार्प भी है। एक्चुअली मेरे टेस्ट के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा ही शार्प है। मोरओवर, अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करो, येस मैनुअल ट्रांसमिशन एंगेजिंग होते हैं, लेकिन टाटा कर्व के केस में जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब आप गियर चेंजेस करोगे तो आपको गियर शिफ्ट थोड़े से नॉची लगेंगे, तो वो आपके एक्सपीरियंस को थोड़ा सा किरकिरा करते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यूज करते हो तो यस, उसमें आपको पेडल शिफ्टर्स मिलते हैं अपने मैनुअल कंट्रोल के लिए, लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स है ना वो इतना कुछ खास पसंद नहीं आया मुझे, मतलब उनका रिस्पॉन्स और ज़्यादा बेटर हो सकता था।
और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है कर्व के माइलेज फिगर्स जो उसने हमें हाईवे लूप पे दिए। तो पेट्रोल प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन के कॉम्बिनेशन ने 12.27 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दी और वहीं डीजल प्लस डीसीए के कॉम्बिनेशन ने हमें 17.23 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दी। अब अगर आप मेरे साथ थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो तो हमें मिल जाएगी कंबाइंड फ्यूल एफिशिएंसी जो पेट्रोल प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन के केस में होती है 10.6 किलोमीटर पर लीटर और डीजल प्लस डीसीए के केस में होती है 14.20 किलोमीटर पर लीटर की। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके इन माइलेज फिगर्स के ऊपर क्या थॉट्स हैं। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो ऑनेस्टली मेरी एक्सपेक्टेशंस तो इतनी मीट नहीं हुई। डीजल के केस में फिर भी ठीक है, लेकिन पेट्रोल से मैं थोड़ा सा खफा या ये कह लीजिए कि डिसअपॉइंटेड हूं। और इससे मुझे याद आते हैं इससे जुड़े 5 नेगेटिव्स जो कि डेफिनेटली टाटा मोटर्स इंप्रूव कर सकती है। और अगर आप कर्व लेने के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, क्योंकि ये एक कूपे एसयूवी है तो जो रियर विंडो है वो टेपर्ड है, एक एंगल पे है। एज अ रिजल्ट IRVM से रियर विंडो का व्यू आता है वो इतना खास अच्छा नहीं है, आपको रिस्ट्रिक्टेड व्यू लगेगा जिससे विजिबिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट्स भी क्रिएट हो सकते हैं। सेकंड, स्लोपिंग रूफ लाइन मिलती है, उस वजह से जो सेकंड रो में हेडरूम है ना वो काफी ज्यादा सफर करता है। अदर देन दैट नी रूम लेग रूम इज नॉट एन इशू। तीसरा है इसका ये सेंट्रल कंसोल जहाँ पे आपको टच बेस्ड बटन मिलते हैं और ये पियानो ब्लैक फिनिश में है, जिसका मतलब ये कि इस पे बहुत जल्दी स्क्रैचेस लगेंगे। और दूसरा ये कि जब आप कोई भी बटन प्रेस करते हो तो वहाँ से आपको किसी तरह का हैप्टिक फीडबैक तो मिलता नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने बटन प्रेस किया भी है कि नहीं किया है। एज अ रिजल्ट अगर आप ड्राइव करते हुए कुछ भी चीज़ चेंज करना चाहते हो तो आपको रोड से अपनी निगाहें हटा के उस पे लेके जाना पड़ेगा, जो कि डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको टेम्परेचर और फैन कंट्रोल करने के लिए टॉगल दिए हुए हैं जो कि फिजिकल है, तो दैट्स फाइन। फोर्थ, देखिए माइलेज टेस्ट करते हुए हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ हुई कि इसमें आपको किसी तरह के कप होल्डर्स नहीं मिलते, जो कि एक काफ़ी बड़ा पॉइंट हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए अगर आप स्पेशली लॉन्ग रूट्स पे ट्रैवल करते हो और साथ में अपनी कॉफ़ी वगैरह लेकर के ट्रैवल करना पसंद करते हो। एंड मोर ओवर जो इसमें डोर बिन्स हैं उसमें जो बॉटल के लिए स्पेस है वो थोड़ा एंगल्ड है, थोड़ी सी वियर्ड पोजीशन में। एज अ रिजल्ट उसको भी एक्सेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इसका इंटीरियर, जिसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। आई मीन ये पूरा का पूरा नेक्सॉन के साथ अपना इंटीरियर शेयर करती है। मतलब ये कि आप ज़्यादा पैसा भी दे रहे हो लेकिन आपको कुछ खास डिफरेंस नहीं मिल रहा है। हाँ, ये है कि आपको डिफरेंट कलर मिलेगा अपहोल्स्ट्री का, स्टीयरिंग व्हील आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है और की आपको थोड़ी सी डिफरेंट मिलती है, लेकिन इनके अलावा इंटीरियर में ऐसा कुछ भी डिफरेंशिएटिंग या वाव फैक्टर नहीं लगा मुझे। और हाँ, इसके स्टीयरिंग व्हील से याद आया कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर क्या थॉट है। देखिए ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये डेफिनेटली सफारी और हैरियर के साथ शेयर करती है, लेकिन जो स्टीयरिंग व्हील के एर्गोनॉमिक्स है वो थोड़े से इतने कंफर्टेबल नहीं है। उसके अलावा स्टीयरिंग के बटन्स भी देखिए प्रोट्रूड करते हैं, तो ड्राइव करते हुए कभी कभार गलती से वो दब भी जाते हैं अनइंटेंशनली। हाउएवर इन नेगेटिव्स को कवर करने के लिए टाटा कर्व के पास कुछ अच्छे पॉजिटिव्स भी हैं, जिसमें से सबसे पहला तो है इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो यूज करने में काफी ज्यादा स्नैपी है और फर्दरमोर इसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो मिलता है जो कि काफी सीमलेसली वर्क करता है। एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी गाड़ी में वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो है तो आप डेफिनेटली वही यूज करने वाले हो। आपको इंफोटेनमेंट में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड, इसके JBL के साउंड सिस्टम की क्वालिटी जो कि काफी अच्छी है और इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। और इसमें आपको JBL मोड्स भी मिलते हैं जिसमें डिफरेंट मोड में आपको डिफरेंट साउंड इफेक्ट मिलता है, जो कि एक्चुअली मुझे काफी पसंद आया। मूविंग ऑन, थर्ड है इसका 360 डिग्री कैमरा और पार्किंग सेंसर्स का पैकेज। तो 360 डिग्री कैमरा की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, इवन डार्क और नाइट में भी। और जो इसके पार्किंग सेंसर्स हैं, भले ही फ्रंट में 2 और पीछे 2 सिर्फ 4 हैं, लेकिन वो अच्छा काम करते हैं आपको आपकी प्रॉक्सिमिटी के बारे में बताने का। फोर्थ, इसके सेफ्टी फीचर्स। देखिए इसके ऑल अक्रॉस द रेंज आपको काफी सारे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, 6 एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप टॉप वेरिएंट चूज करते हो तो उसमें आपको ADAS लेवल 2 भी मिलता है और जो इसका ADAS सिस्टम है वो काफी अच्छे से काम करता है। यस, वो थोड़े से इंट्रूसिव हैं और जो इसकी ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग है वो भी काफी ज्यादा सेंसिटिव है। और मुझे जो पर्सनली सबसे बढ़िया लगता है वो है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन वाला सिस्टम। फिफ्थ, देखिए टाटा कर्व में आपको पावर टेलगेट मिलता है जिसको आप जेस्चर से खोल सकते हो, की में लॉन्ग प्रेस करके खोल सकते हो, या फिर अंदर भी आपको सेंट्रल कंसोल पे टच बेस्ड बटन मिलता है जिसको प्रेस करके आप इसके टेलगेट को ओपन कर सकते हो।
लास्टली इसके प्राइसेस की बात भी कर लेते हैं। तो देखिए जो इसके एक्स-शोरूम प्राइसेस हैं वो 10 लाख रुपए से शुरू होते हैं और जाते हैं 19,20,000 रुपए तक। हाँ जी, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मैंने आपको इसके फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स बता दिए, ये भी बता दिया कि उन फिगर्स को लेकर के मेरे क्या ओपिनियंस है। अब अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है टाटा कर्व को लेकर के, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फाइनली मैं वर्डिक्ट में यही कहना चाहूंगा कि टाटा कर्व को खरीदने वाला जो व्यक्ति होगा वो मोर और लेस इसके डिजाइन में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। नाउ गिवन दैट कि आपको टाटा कर्व का डिजाइन पसंद है और आपको टाटा कर्व ही लेनी है, तो इट वुड बी बेटर कि आप डीजल ऑप्शन को ऑप्ट करें रादर देन पेट्रोल, क्योंकि डीजल ऑप्शन ऑप्ट करोगे तो आपके थोड़े बहुत रनिंग कॉस्ट में पैसे बचेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करके आप टाटा कर्व ईवी के ऊपर मैंने ऑलरेडी रेंज टेस्ट जो किया हुआ है उसको देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए। अब वीडियो कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे मुझे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो करनी चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक छोड़ना मत भूलिएगा और हाँ, सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।